और अब वक्त यूपी प्राइम का है। देश समेत प्रदेश भर में आज से 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लखनऊ कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे, जहां पे उन्होंने जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि चौथी लहर भी आ सकती है, जिसे देखते हुए हमें सावधानी बरतनी है। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, उन्हें सुनते हैं। मित्रों, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश ने पूरी मजबूती के साथ लड़ी है। दुनिया ने भारत के कोरोना प्रबंधन को न केवल मुक्त कंठ से प्रशंसा की है, बल्कि सर्वत्र भारत के कोरोना मॉडल को लोगों ने अपनाने में भी कोई कोताही नहीं बरती। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ 4T का जो फॉर्मूला हम लोगों ने लागू किया था, ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट एंड टीका, इन सब में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है। सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक वैक्सीन देने वाला राज्य भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। आज कोरोना महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। यह कोवैक्सीन है और प्रदेश के अंदर 300 केंद्रों में यह वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश में 84,64,000 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं। इन सभी के लिए पर्याप्त वैक्सीन हमारे पास है और मुझे प्रसन्नता है कि बच्चे बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़े उत्साह के साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर आए हैं। अभी इसका शुभारंभ हुआ है और हम बहुत शीघ्र, जो उत्तर प्रदेश ने अब तक कोरोना महामारी में पूरी तरह प्रभावी नियंत्रण करते हुए भारत सरकार के सहयोग से इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। थर्ड वेव पूरी तरह नियंत्रित है। एक्टिव केसेस यूपी में वर्तमान में मात्र 1,000 के आसपास हैं। लेकिन जो विशेषज्ञों की आशंका है कि फोर्थ वेव भी आ सकती है, उसके लिए सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। सार्वजनिक स्थानों पर हम जाएं, मास्क को जरूर पहने, किसी वस्तु को छूते हैं तो हाथ को धोएं या सैनिटाइज करें, वैक्सीन समय पर ले लें। कोरोना महामारी वर्तमान में नियंत्रण में है और मेरा विश्वास है कि 12 से 14 आयु वर्ग के हमारे सभी जो 84,64,000 से अधिक बच्चे हैं, इन सभी को हम लोग समयबद्ध ढंग से कोरोना की वैक्सीन भी उपलब्ध करवा करके एक सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन देने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस पूरे अभियान के लिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद मंत्रिमंडल को लेकर बैठकों का दौर जारी है। लखनऊ में बैठक के बाद अब दिल्ली में बैठक हुई और इसे लेकर प्राइम न्यूज ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से खास बात की। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं।
जीत के बाद लगातार बीजेपी के बैठकों को दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में बैठक चल रहे हैं, अब दिल्ली में भी बैठक चल रही है। इसी मुद्दे में बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी। सर, प्राइम न्यूज़ को समय देने के लिए धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहूँगा कि जो बैठक आज होनी है कहाँ होगी और कौन कौन इस बैठक में और मुद्दा क्या होगा? नहीं, देखिए, ये तो सामान्य प्रक्रिया है कि जब भी चुनाव होते हैं, होने वाले होते हैं, या कोई और कार्य होते हैं या कार्यक्रमों का निर्धारण होता है, तो प्रदेश के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं अपने केंद्रीय नेतृत्व से मिलते हैं। मिलना जुलना, विचार विमर्श, ये संगठन की एक व्यवस्था का अंग है और समय समय पर लोग मिलते रहते हैं। सर, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ईवीएम में धांधली हुई है, वीवीपैट होते तो बेहतर होता है, बैलेट पेपर के थ्रू होता है, वोटिंग तो बेहतर होता। विपक्ष को हार मानने का अभ्यास करने की जरूरत है और मैं समझता हूं कि उनको अपनी कमियों से सीख लेना चाहिए, इसका विश्लेषण करना चाहिए और बजाय इसके कि जनता का जो अभिमत है उसको वो अस्वीकार है। सर, क्या कारण रहे हैं? क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए, 11 मंत्री और चुनाव हारे हैं, क्या इसकी समीक्षा हुई? इसको दूसरे रूप में लीजिए। केशव जी ने विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर किए हैं और उनसे कितनी सीटें जीती हैं उसका आंकड़ा आप उसका विश्लेषण करें। इसमें कार्यकर्ता अपने लिए नहीं, बीजेपी में वो पार्टी संगठन के लिए काम करता है। सर, आखिरी सवाल, शपथ ग्रहण कब होगा सर? तो उत्तर प्रदेश जनता प्रदेश ये तो पार्टी का नेतृत्व तय करेगा और जब नेतृत्व तय करके बता देगा तो प्रदेश उसको निर्धारित करेगा। धन्यवाद सर, बात करने के लिए प्राइम न्यूज़ से कैमरामैन पीयूष के साथ पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव सीतापुर पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने पार्टी की हार को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है। जनता और सपा के कार्यकर्ताओं के सहयोग से पार्टी बढ़ रही है और बीजेपी घटी है। हमारी वोटिंग प्रतिशत और सीटें बढ़ी हैं। समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने और जनता के सहयोग से समाजवादी पार्टी बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी घटी है। या यूँ कहे कि जनता का जो समर्थन मिला है, जो परसेंटेज ऑफ वोट था वो बढ़ गया है और हमारी समाजवादियों की सीटें भी जनता ने बढ़ा दी। ये समाजवादियों की नैतिक जीत हुई है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी घटेगी। जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी हैं। महंगाई का बड़ा सवाल है जिसका भारतीय जनता पार्टी को रास्ता खोजना होगा कि महंगाई कैसे कम हो। बेरोजगारी अभी भी वैसी है, हमारा यूथ निराश हो गया। मैंने कई घटनाएं देखी और सुनी जहां यूथ और ख़ासकर कई पार्टी से जुड़े लोगों ने शर्तें लगाईं, कुछों ने जहर खा लिया, कुछ आत्मदाह तक पहुंच गए। तो ऐसा परिणाम आना किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन इस परिणाम ने समाजवादियों की नैतिक जीत दिलाई है। जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ। स्टेडियम में शपथ का समारोह हो रहा है, आपने अब उस पर इसलिए नहीं कहना कि सब जानते हैं कि इकाना का पहले नाम बदला गया, भगवान विष्णु के नाम पर वो स्टेडियम बनाया गया था, उसका नाम बदला। सरकार के पास कोई दूसरा स्थान नहीं है, इसीलिए वही स्थान जो समाजवादियों का कभी बनाया गया था उसी में कार्यक्रम हो रहा है। भविष्य में संगठन और सदन में जो कार्रवाइयाँ होंगी उसमें ज़रूर उनकी भूमिका आपको दिखाई देगी। मूवी को लेकर विवाद चल रहा था, कश्मीर फाइल्स को लेकर। ये फिल्म या कश्मीर फाइल्स पे, और आप तो पड़ोसी ज़िले के हो, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी ज़िला जहाँ पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बने। 11 मंत्री आ रहे भाजपा के, उसके बाद कहते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं बुनियादी सवालों का जवाब देना होगा, महंगाई, बेरोजगारी और उत्तर प्रदेश के विकास को। समाजवादी पार्टी के जो पोस्टल बैलेट में है उसमें सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, तो क्या सरकारी कर्मचारी हैं उनको लेकर के समाजवादी पार्टी की नीति वो रहेगी या कुछ? मैं सरकारी कर्मचारियों का और जिन लोगों ने बैलेट से वोट दिया उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं
क्योंकि बड़ी संख्या में उन्होंने पार्टी के पक्ष में मतदान किया। 2/3 से ज़्यादा समर्थन समाजवादियों को मिला। इटावा में पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी जनता के जनादेश से नहीं बल्कि बेईमानी से जीती है। समाजवादी पार्टी को पोस्टल बैलेट से सबसे अधिक वोट मिले हैं और समाजवादी पार्टी 304 सीटें उस हिसाब से जीत रही है। तो अब चूंकि नतीजे आ चुके हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। शपथ ग्रहण समारोह जल्द होगा, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू है। और कोरोना के खिलाफ आज से बच्चों को पहली टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। देश में 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा रही है। इसे लेकर प्राइम न्यूज संवाददाता ने सिविल अस्पताल के CMS RP सिंह से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। प्रदेश में आज 12 से 14 साल के बच्चों का भी टीकाकरण शुरू हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिविल के CMS सर, आज कितने बच्चों को लक्ष्य रखा गया है, कितने बच्चों को टीकाकरण की जो पहली डोज है वो दी जाएगी? आज हम अपने इस चिकित्सालय में 1000 बच्चों का सुरक्षित और वैक्सीनेशन की हमारे यहाँ प्रबंध है और हमारा लक्ष्य है जिसको हम आज पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री जी आए थे, क्या बच्चों को निर्देश दे के गए? बच्चों से बड़ी सौहार्दपूर्ण बड़ा आशीर्वाद दिया है, महाराज जी का आशीर्वाद है और सबको सब अच्छा ही होगा, सब बेहतर होगा, हमारा लक्ष्य पूरा होगा और ये बच्चे जो हैं आगे स्कूल बड़े आराम से बड़ी किसी दुविधा के जा सकेंगे। और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी आकर के बच्चों का हौसला बढ़ाया है जिस तरीके से, तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं उसके बाद बच्चों से मुलाकात की है, मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं बच्चों का हौसला बढ़ाया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन हरीश के साथ आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। तो देश में आज से 12 से 14 साल तक के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया है। वहीं गोंडा में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ गोंडा के जिलाधिकारी उज्जवल कुमार ने किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। आज प्राइम न्यूज की टीम पहुंची है गोंडा वैक्सीनेशन सेंटर, जहां पर 12 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को आज वैक्सीन की डोज देनी थी, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी गोंडा ने स्वयं किया है। कुछ बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है। आज मैं उनसे जानूंगा कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे और कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनमोल मौर्य। किस स्कूल में पढ़ रहे हैं? गोंडा सिटी माउंटेन इंटर कॉलेज। आपको कैसे मालूम हुआ कि आज यहाँ वैक्सीन लगना है? स्कूल वालों ने बताया। लेकर कौन आया है? स्कूल वाले। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं? बेटर फील कर रहे हैं। कोई यहाँ पर दवा वगैरह दी गई है अगर आपको बाद में बुखार आता है या कोई ऐसी चीज़? अभी दवा तो नहीं, लेकिन बताई गई है पैरासीटामॉल 500 mg की। 500 mg पैरासीटामॉल बताया गया है? यस सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंश श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 9th का छात्र हूँ। स्कूल के द्वारा आज हम लोग को लेके आया गया है सिटी माउंटेन इंटर कॉलेज गोंडा। तो स्कूल के द्वारा आज हम लोग को वैक्सीनेशन करने के लिए लाया गया था और स्कूल के द्वारा हम लोग यहाँ पे आए और आज मुझे वैक्सीन लगी है। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, सुरक्षित। कोई दवा वगैरह दी गई है? नहीं, दवा तो नहीं दी गई, लेकिन बताई गई अगर आपको शाम को बुखार आता तो पैरासीटामॉल 500 mg ले लें। क्या नाम है आपका? आकाश सिंह। मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ, गोंडा सिटी माउंटेन इंटर कॉलेज। मैं अपने प्रिंसिपल के द्वारा यहाँ लाया गया हूँ, सर के साथ आए हैं और हमको वैक्सीन लगी। मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ और सर ने बताया कि जैसे कि रात शाम को बुखार आता है तो पैरासीटामॉल 500 mg की ले लेना है। वैक्सीन लगने के बाद में कहीं कोई दिक्कत या लगने से पहले कोई डर जैसा महसूस हुआ हो? नो, ये सब कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम आपका? विनीत कुमार मिश्रा मेरा नाम है। किस स्कूल में है? सिटी माउंटेन ग्रुप ऑफ स्कूल। सर के द्वारा आए हैं, मतलब प्रिंसिपल सर ने वहाँ से भेजा हमें लोग को वैक्सीन लगवाने के। हाँ, लग गई। लगने में कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया फील बहुत अच्छा आ रहा है अंदर से। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नेवी सिंह है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ और मैं सिटी माउंटेन इंटर कॉलेज गोंडा से आया हूँ और यहाँ सर जी ने मेरे बताया था कि यहाँ वैक्सीन लग रही है, लगवाइए। तो मैं स्कूल के द्वारा यहाँ पर भेजा गया हूँ। हमारे सर जी भी आए हैं और हम लोग को वैक्सीन लगी भी है। हम लोग को बहुत अच्छा फील भी हो रहा है और सर जी ने बताया है जैसे अगर आपको बुखार तकलीफ हो रही है तो हमसे दवाई ले लीजिए, नहीं तो आपको घर पर आके पैरासीटामॉल 500 mg की खा सकते हैं दवा। क्या नाम आपका? अद्वैत द्विवेदी। क्या करते हैं आप? क्लास 9 से। सिटी माउंटेन से? सिटी माउंटेन इंटर कॉलेज। वैक्सीन लग चुकी है? कोवैक्सीन सेकेंड डोज। सेकेंड डोज? फर्स्ट पहले लग चुकी थी? हाँ, पहले लग चुकी थी 12 जनवरी को। हमारा नाम अरमान खान है। हम क्लास 9 में पढ़ते हैं
सिटी मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज स्कूल हमारा है। वैक्सीन लग गई? हाँ लग गई। किसने बताया आपको वैक्सीन लग गई? हमारे सर ने। वैक्सीन लगने के बाद में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बेटर फील कर रहे थे। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। बुलंदशहर में भी टीकाकरण का आगाज हुआ। जिले में कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीनेशन का काम जोरों पर है। 12 से 14 साल के बच्चों को भी टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तैयारियां की गई और जिलाधिकारी और सीएमओ यहां पे पहुंचे। उन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाया। आज हमारे यहाँ 12 से 14 राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ 12 से 14 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया, जिसका शुभारंभ आज माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा फीता काटकर किया गया। इसमें अब तक 27 बच्चों को हम टीकाकरण कर चुके हैं सुबह 10 बजे से और अब तक। और हमारे प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम आज लोगों को वैक्सीनेटेड करें, छोटे बच्चों को 12 से 14 वर्ष के। कोरोना से बचने के लिए भारत सरकार का वैक्सीनेशन का कार्य लगातार जारी है। करोड़ों लोगों को अब तक वैक्सीन दी जा चुकी है कोरोना की, जिससे कि लोग अब कोरोना से सुरक्षित हैं। लेकिन अब बच्चों को कोविड वैक्सीन दी जा रही है, वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर के जिला अस्पताल में, जहां पर कैंप लगा कर के 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है और उनसे अपील की जा रही है कि वो अपने साथ के छात्र छात्राओं को बताएं, जिससे कि वो वैक्सीन लगाएं और वैक्सीन से कोरोना आप पर हावी नहीं होगा, ऐसा बच्चों को बताया जा रहा है, जिसको लेकर के उनके परिवार में भी काफ़ी खुशी की लहर है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही लक्ष्य है कि प्रत्येक हिंदुस्तानी को वैक्सीन मिल जाए, जिससे कि कोरोना दोबारा से हावी न हो सके। कैमरामैन अदनान के साथ अली शरर, प्राइम न्यूज़, बुलंदशहर। खबर उन्नाव से है, जहां होली त्योहार को लेकर मिठाई की दुकानों पे एसडीएम ने छापेमारी की। दरअसल उन्नाव में पिछले साल कई दुकानों से मिठाई की दुकानों का सैंपल लिए गए थे मिठाई के, जिसके चलते त्योहार को लेकर एक बार फिर से प्रशासन अलर्ट है ताकि मिलावटखोरी पे लगाम लग सके। ये आगामी होली एवं शब बारात त्योहार के दृष्टिगत मार्केट में विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री की दुकानों, स्थानीय बाजारों, होटल, रेस्टोरेंट आदि में क्षेत्राधिकारी नगर के साथ में खाद्य विभाग की टीम के साथ में वस्तुओं का जो संकलन किया जा रहा है और संबंधित दुकानदारों को भी निर्देशित किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का अपमिश्रण न करें। आम जनमानस से भी ये अपेक्षा की जा रही है या अनुरोध किया जा रहा है कि सस्ते के चक्कर में वे निम्न स्तर की सामग्री को किसी भी दशा में न खरीदें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और त्योहारों को अच्छे से मनाएं। फतेहपुर में लेखपाल पे रिश्वतखोरी का आरोप लगा है। मामला जब सामने आया तब किसान यूनियन के कार्यकर्ता उस वक्त भिड़ गए और इसी वक्त दरअसल ये मामला सामने आया था। किसान के रिश्वत दिए जाने का वीडियो बनाया जा रहा था, तभी लेखपाल ने किसान का मोबाइल तोड़ दिया, जिसके बाद धरने पर बैठे किसान यूनियन के कार्यकर्ता आंदोलित हो गए और लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। आज हम लोग धरने पे इसलिए आए थे क्योंकि 21 तारीख में जब जिले की बैठक हुई थी हमारी, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय राजेश चौहान जी थे, उनके समक्ष मामला आया तहसील का। ये तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार है। किसी के वरासत पैसा मांगा जा रहा है, किसी खतौनी पैसा मांगा है, किसी पैसा मांगा जा रहा है और तमाम लोग ऐसे जो 2-2 हज़ार 3,000 रुपये दिए बैठे हैं 2-2 साल से, उनकी वरासत आज तक नहीं चढ़ी, लेखपाल ने चढ़ाई गई है। एक मामला साय का है, फाइल में नाम दुरुस्ती का, वो सबने अपनी लगा दिया, लेकिन नायब जो तहसीलदार के यहाँ वो हैं पेशकार, वो 2,000 रुपये मांग रहे हैं। इस बात को लेकर हम लोगों ने यहाँ तीनों तहसीलों पे धरना दिया था। ये एक रिटायर्ड लेखपाल है जो बना वहाँ हरिरामपुर में थे, वो रिटायरमेंट हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वो पैसा ले लेके यहाँ काम कर रहे हैं। इतने लेखपाल हैं लेकिन उनका काम अभी तक बंद नहीं हो रहा है। तहसील के मामले थे, पुलिस के थे, बिजली के थे, जो भी थे सभी इशू पे बात हो रही थी। तो लेखपाल साहब से इनकी बात हुई जो रिटायर हैं, जो अवैध वसूली के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। बाकी वहाँ पे उनका रोल कुछ नहीं है। इनको भेजा गया कि आप मिल आइए, वहाँ पे गए, बंद कमरे में इनके साथ अभद्रता की गई, मोबाइल फेंका गया, मोबाइल छीन भी लिया गया। इसके बाद ये आके संगठन के मंच में बताया कि ऐसा ऐसा मसला हुआ है मेरे साथ। तो हमारे जो पदाधिकारी उन्होंने भेजा कि जाओ मसला देखो कैसे का है। हम लोग गए वहाँ पे, जब मोबाइल की बात की तो क्या मोबाइल हमारे पास है ही नहीं। फिर ज़बरदस्त सामने हमारे मोबाइल इनका रखा है। इसके बाद जब बात हुआ तो वहाँ पे कम से कम 4-5 लोग थे। 4-5 लोग होने के बाद हम भी कुछ लोग थे, लेकिन बातचीत हुई। इसके बाद वो भी छीना झपटी में हुए, हम भी छीना झपटी में, यही बात है बस। फर्रुखाबाद में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, जहां 2 दिन पहले खनन माफिया की सूचना मिलने को देना युवक को भारी पड़ गया, जिसके बाद खनन माफियाओं ने सूचना देने वाले युवक पर जानलेवा हमला कर दिया।
हमलावरों ने युवक के ऊपर लोहे की रॉड से कई वार किए। फिलहाल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस अब माफियाओं की तलाश कर रही है। हमारे गांव में खनन कर रहे थे। कहाँ? 2 नंबर का उलियापुर ग्राम उलियापुर ग्राम उजौर में। अच्छा, ये घटना कब की है? 2 नंबर परसों 13 तारीख की। परसों 13 तारीख की घटना है। ये 2 नंबर में खनन कर रहे थे तो हम लोगों ने पुलिस को अवगत कराया और जेसीबी पकड़ गई, इनकी ट्रैक्टर भी पकड़ गए। अच्छा, तो उसके बाद में उन्होंने रंजित के तहत कहा कि हम तुम्हें गोली मार देंगे और तुम्हें ये करेंगे, तुम्हारे पास वो करेंगे। तो हम लोगों ने कुछ की समझा नहीं और इन्होंने आज मेरे भाई को पकड़ के जेल से मारा। कहाँ, कौन सी जगह? रेलवे रोड पे। रेलवे रोड पे, ब्लॉक के सामने। हाँ, जिसमें रानू यादव जो रजिस्टर नंबर 8 पे उसका है, लक्ष्मी भाई साहब के घर में उसने डकैती भी डाली थी। अच्छा। टिंडू यादव अलादापुर का है, वो भी बहुत बड़ा गुंडा है। अच्छा। और मनोज गंगवार। अच्छा। और काफी लोग थे, भैया ने नाम बताए। अच्छा अच्छा, तो इनके क्या लाठी डंडों से पीटा या रॉड मारा, तमंचों की बट मारी। बाराबंकी में तहसीलदार की गुंडाई सामने आई है, जहां किसी बावले पे बात कर रहे अधिवक्ता की कोर्ट परिसर में तहसीलदार ने पिटाई कर दी। घटना के बाद अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है, जिसके बाद नाराज अधिवक्ताओं ने तहसीलदार को शौचालय में बंद कर दिया और नाराज अधिवक्ताओं ने जम के हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तहसील परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया। तहसीलदार हैदरगढ़ ने होमगार्डों के मदद से रवि तिवारी अधिवक्ता को पकड़वाया और उसके ऊपर लातों, घूसों, थप्पड़ों से प्राणघातक हमला किया, गला दबाया और मार डालने की नीयत से गला दबा दिया और मारा है। इससे पूरा अधिवक्ता समाज आंदोलित है और इनके इसमें तहसील में व्यापक भ्रष्टाचार से पूरा जनमानस दुखी है, लेकिन ये कोई काम नहीं करना चाहते और ये सिर्फ डकैती डालने के लिए डीएम ने इनको भेज दिया है। होली, होलिका दहन और शब बारात के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट है। जगह जगह तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं और तलाशी अभियान की कमान खुद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा ने संभाली है। एसएसपी के निर्देशन में नगर क्षेत्राधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात रहा। देखिए, पुलिस और प्रशासन द्वारा आपको मालूम है कि 17 को होलिका दहन है और उसके आगे होली है, शब बारात भी है। इस कमेटी की बैठक थाने स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी हम लोगों ने की है और मैं आपके माध्यम से झांसी जनपद के जितने भी महानुभाव हैं, जितने भी लोग हैं, उनसे वही अपील करता हूँ कि एक ही दिन होली और शब बारात दोनों है, तो आपसी तालमेल से ये दोनों पर्व मनाएं और कहीं भी अगर शांति व्यवस्था संबंधी कुछ आती है, उसी के संबंध में अभी आप देखिए पुलिस प्रशासन का ज्वाइंट प्रबंध किया गया है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं जिसे सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन मेरी आशा है कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से। आगामी त्योहारों को लेकर सभी जगह पर फुट पेट्रोलिंग पुलिस और प्रशासन के अधिकारी द्वारा की जा रही है, जिसमें पर्याप्त फोर्स के साथ हमारे द्वारा डीएम साहब के द्वारा जितने भी क्षेत्र हैं होलिका दहन स्थल हैं उनका भ्रमण किया जा रहा है, फुट पेट्रोलिंग की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को सचेत किया जा रहा है और साथ ही साथ जो असामाजिक तत्व हैं उनको चेतावनी भी जारी की जा रही है कि किसी भी स्थिति में त्यौहार का रंग है फीका नहीं पड़ने दिया जाएगा। सब लोगों से अनुरोध है कि आगामी त्यौहार शांतिपूर्वक बनाएं, कोई भी बात हो तो झांसी का पुलिस प्रशासन उनके साथ है। होली और शब बारात पर्व के दृष्टिगत श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय झांसी, जिलाधिकारी महोदय झांसी द्वारा निर्देशित किया गया है कि पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ होलिका दहन किया जाना है वहाँ पर मिश्रित आबादी क्षेत्र हैं, इसके अलावा शब बारात का प्रोग्राम जहाँ होना है वहाँ पे पुलिस की व्यवस्थापन किया जाए और ऐसे असामाजिक व्यक्तियों को चिन्हित किया जाए जो किसी प्रकार से भी अफवाह के द्वारा या स्वयं कोई उपद्रव करने की मंशा रखते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। हमारे साथ में संपूर्ण जनपद का पुलिस बल मौजूद है। ड्रोन की मदद से, सीसीटीवी कैमरों की मदद से ऐसे लोगों पर निगरानी की जा रही है जो लोग किसी प्रकार की भी उपद्रव की आशंका रखते हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सभी भीड़भाड़ वाले इलाके, प्रमुख चौराहों पे इन पे सघन चेकिंग की जा रही है एएसबीएस टीम के द्वारा, डॉग स्क्वाड के द्वारा, कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना होने दें और ये त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से और सौहार्दपूर्ण तरीके से हमारा जनमानस मना सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।